हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रा अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार के बारे में। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के मामले में पिछली वीडियो में हमने बात किया था ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आर्यों की शुरुआती इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की शुरुआती इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद के वेद के नदी सूक्त में ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों के बारे में बात की गई है, जिसमें ऋग्वेद में नदी सूक्त में कई नदियों के बारे में बात की गई है, जिसमें सिंधु नदी को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नदी माना गया है। सिंधु नदी को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी यूपी तक था। आर्यों का विस्तार कहाँ का तक था? तो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। दोस्तों, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ कौन कौन सी है? नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है, पिपासा जिसे व्यास कहा जाता है, फरुष्खड़ी या फरुष्कड़ी जिसे रावी कहा जाता है, वितस्ता झेलम को कहा जाता है, और अस्कनी इसे चिनाब नदी के बारे में जाना जाता है। तो ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? सप्त सिंधु का 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र। और ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये हैं सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। तो सतलज नदी को कहा जाता है शतुद्री, व्यास नदी को कहा जाता है पिपासा, रावी नदी को कहा जाता है परुष्खड़ी, और झेलम नदी को वितस्ता, और चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। इसी के साथ सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को हम ब्रह्मवर्त कहा जाता है। सतलज नदी से और यमुना नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वह ब्रह्मवर्त कहा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में हिमवंत नामक एक पर्वत की चर्चा की गई है। कौन सा पर्वत? हिमवंत नामक एक पर्वत की चर्चा की है, जिसका पहचान हिमालय पर्वत से स्थापित किया गया है। यानी इसको हिमालय पर्वत भी माना जाता है। आज के जमाने का हिमालय, आधुनिक युग का हिमालय है यही। ऋग्वेद में हिमवंत नामक एक पर्वत की चर्चा की गई है, जिसकी पहचान हिमालय पर्वत से स्थापित की गई है।
दोस्तों इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि ऋग्वेद आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत थी। उत्तरी सीमा ऋग्वैदिक आर्यों की कौन सी थी? तो वो हिमालय पर्वत थी। हिमालय उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की जो पूर्वी सीमा है वह यमुना नदी तक जाती थी। पूर्वी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो यह यमुना नदी तक जाती थी। और इसकी पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था तथा दक्षिणी सीमा यमुना नदी के समानांतर का क्षेत्र था, जबकि उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र था। दक्षिणी सीमा यमुना नदी के किनारे का समानांतर क्षेत्र था, जबकि उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव का एरिया था। और इस काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वह महत्वपूर्ण नदी कौन थी? वह सिंधु। ये ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु को कहा गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वह सरस्वती नदी थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वैदिक काल की सिंधु थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार चर्चा की गई है। ऋग्वैदिक काल में नहीं, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का गंगा का एक बार सिर्फ और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा दोस्तों। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो पूरे वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में सिर्फ 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में इस वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात किया है। अगली वीडियो में हम इसके सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसे राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिसकी इसकी ज़रूरत है। दोस्तों हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता खत्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर हमने वैदिक काल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हमें धन्यवाद।